दोस्तों, राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता के कैंप की तरफ से अभी तक जितनी भी नई कॉमिक्स आई हैं, अगर मुझे कोई दो सीरीज़ पॉइंट आउट करनी हो जो कि मेरे हिसाब से अभी तक मुख्य आकर्षण का केंद्र रही हैं, जिनमें वो पुल फैक्टर रहा है रीडर्स के प्रति, तो वो दो सीरीज़ होंगी। एक सरनायक सीरीज़ और दूसरी नागग्रंथ सीरीज़। ये जो नागग्रंथ सीरीज़ है, इसको मैं इसको पॉइंट आउट करना चाहूँगा बिकॉज इसके जो फर्स्ट 3 पार्ट्स आए हैं वो इतने गज़ब के बन पड़े हैं, इतने अच्छा बेहतरीन उनका रिप्रेजेंटेशन रहा है, स्टोरी लाइन इतनी गज़ब की जा रही है कि निर्विवाद रूप से वो अभी तक की बेहतरीन एक सीरीज़ मानी जा सकती है। उसके पहले के जो 3 पार्ट्स मैं आपको दिखा दूँ क्विकली। ये आदि पर्व है, ये नाग पर्व है और ये आरण्यक पर्व जो पिछली कॉमिक्स की आई थी, और इसी कड़ी में ये चौथा पार्ट आया है अभी, हलाहल पर्व। और दोस्तों, ये जो पार्ट है इसे स्वयं संजय गुप्ता सर इस दशक की सर्वश्रेष्ठ कॉमिक घोषित कर चुके हैं। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और देखते हैं किस हद तक ये क्लेम सही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं कॉमिक्स एनिमल। मिलते हैं एग्जैक्टली 15 सेकेंड्स में। दोस्तों, क्विकली बात करेंगे कवर आर्ट और क्रिएटिव टीम की। ये है वो शानदार पेशकश, हलाहल पर्व। राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता की नवीनतम प्रस्तुति है ये, और जैसे कि आप देख रहे हैं इस कहानी के जो 3 मुख्य किरदार हैं उनको यहाँ मुख्य पृष्ठ पर बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया है हेमंत कुमार जी द्वारा। और ये स्पाइन देखिए, थोड़ी सी आउट ऑफ फोकस हो रही है, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करने की कोशिश करता हूँ। हलाहल पर्व, अब देखिए 90 पेज की स्टोरी है तो स्पाइन भी कितनी खूबसूरती से बन पड़ी है। और ये बैक कवर था। वापस आते हैं फ्रंट कवर की तरफ, तो ये हमें ये इंडिकेट करता है कि हम अंदर क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मुख्य पृष्ठ अपने आप में काफ़ी कुछ कहता है। अंदर चलेंगे, आभार पत्र मिल जाता है हमको सबसे पहले संजय सर द्वारा, और ये है इसकी मतलब क्रिएटिव टीम। लेखक नितिन मिश्रा, चित्रांकन हेमंत कुमार, स्याहीकार तिकड़ी है विनोद कुमार, जगदीश कुमार और उत्तम चंद की, रंग सज्जा भक्त रंजन और शदाब सिद्दीकी की, शब्द सज्जा एवं डिज़ाइन गंगली ब्रदर्स का है, और मुख्य पृष्ठ हेमंत कुमार जी द्वारा बनाया गया है। जगदीश कुमार स्याहीकार है और ईशान त्रिवेदी ने रंग भरा है। बहुत ही खूबसूरत। बात करेंगे कहानी की, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये जो नागग्रंथ सीरीज़ है, इस पूरी सीरीज़ का वजूद नरक नाशक नागराज की सेल्फ डिस्कवरी वाली कहानी पर टिका हुआ है। यहाँ पर नरक नाशक नागराज खुद को ही ढूंढ रहा है, अपने पास्ट को, अपने वजूद को, अपनी पहचान को। लेकिन सोने पे सुहागा ये होता है कि इस पूरी सीरीज़ में नागराज की बैक स्टोरी के अलावा नागराज यूनिवर्स के बाकी के किरदारों को, जितने भी अहम किरदार हैं, चाहे वो सहनायक नायिकाएं हों या खलनायक खलनायिकाएं हों, उनकी भी बैक स्टोरीज हमको जानने को मिल रही है। और ये जो हलाहल पर्व है वो सिलसिला इसमें भी बदसूर जारी है। यहाँ पर आपको नागराज के अलावा यक्ष राक्षस, ये जो यक्ष राक्षस है, गरलगंड, मिसकिलर, परमाणु, तिरंगा, भेड़िया, ये जो बाकी अहम किरदार हैं, इनके बारे में काफ़ी रोचक तथ्य जानने को मिलेंगे। लेकिन उसके अलावा एक बैक स्टोरी जो मुख्य तौर पर उभर कर आती है, वो है तंजानिया के जंगलों के बेताज बादशाह सम्राट थोडांगा की। जी हाँ, सम्राट थोडांगा वो विलेन रहा है नागराज यूनिवर्स में, जिसने अपने अनूठे स्वरूप के कारण और अपनी एक अलग पहचान बनाई है और दर्शकों का मन मोहा है। खलनायक होने के बावजूद ये कैरेक्टर इतना पसंद आया कि मुझे लगता है पब्लिशर्स ने 2 बार इस कैरेक्टर के मरने के बाद भी इसको ज़िंदा करके वापस नागराज यूनिवर्स में भेजा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंटरेस्टिंग किरदार ये रहा है अभी तक। और इस पूरे वाक़े को इतने इंटरेस्टिंग तरीके से पेश करने के पीछे जिसका हाथ है उसका नाम मैं ज़रूर लूँगा। मैं इनको कलम और कल्पना के धनी व्यक्ति के रूप में जानता हूँ। ये हैं राइटर नितिन मिश्रा जी। बहुत अच्छे अंदाज में ये अपने किरदारों को पेश करते हैं। इनकी कहानियाँ स्ट्रेस्ड ज़रूर होती हैं, काफ़ी डिटेल्ड आउट होती हैं, विस्तृत होती हैं, लेकिन उसमें इंटरेस्ट का कोई अभाव नहीं होता है, उसमें आपका इंटरेस्ट बरकरार रहता है। आप एक बार पढ़ने बैठेंगे तो आप पूरी कहानी ख़त्म करने के बाद ही इस सीरीज़ को छोड़ेंगे। खैर, ये रही इन नटशेल, बिना कोई स्पॉइलर दिए हुए इस कहानी के बारे में बातचीत। बाकी कहानी किन 3 कारणों की वजह से ख़ास है ये भी मैं आपको जल्दी बता दूं। पहला,
90 पेज की स्टोरी लाइन है। इतनी लंबी कहानी होने के बावजूद और इतने सारे किरदारों के होने के बावजूद ये कहीं से भी स्ट्रेस नहीं लगती है, आपका इंटरेस्ट थ्रू एंड थ्रू बना रहता है। दूसरा, इतने सारे किरदारों के होने पर अक्सर देखा जाता है कि कुछ एक किरदार ऐसे होते हैं जिनके साथ न्याय नहीं हो पाता है, लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा। भले ही कुछ पर्टिकुलर किरदार कुछ एक सीन्स के लिए आते हैं, लेकिन उनको भरपूर स्पेस दिया गया है अपनी प्रेजेंस फील कराने के लिए। और तीसरा पार्ट, विलेंस को उनकी जो बैक स्टोरीज को जिस हिसाब से दिखाया गया है उसमें उनके मानवीय रूप को भी उभारा गया है, दिखाया गया है, जिससे कि जो पाठक वर्ग है वो खलनायक किरदार होने के बावजूद उससे जुड़ाव महसूस करता है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी खास लगी इस कहानी में। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं आर्टवर्क की तरफ। आर्टवर्क की बात करें दोस्तों तो हेमंत कुमार जी के मामले में मैं एक बात कहना चाहूँगा, वो पिछले कुछ सालों में एक उच्च स्तर के आर्टिस्ट के तौर पर उभरे हैं। कवर आर्ट की बात करें तो आप जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ इनके पिछले कुछ कवर आर्ट्स, इसी सीरीज़ के पिछले कुछ पार्ट्स के। तो कवर आर्ट के मामले में आज की डेट में उनसे बेहतर बैट आप किसी पर नहीं खेल सकते हैं। उनके बनाए हुए कवर पेजेस में आप एक एवरेज स्टोरी लाइन वाली कॉमिक्स को भी निकलवा सकते हैं, बेच सकते हैं। ये थोड़ी सी अतिशयोक्ति हो गई है मेरे ख्याल से, बट उम्मीद है आप पॉइंट को समझेंगे। अब अगर हम इसके अंदर के पेजेस सिर्फ चलें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नितिन मिश्रा जी की उतार चढ़ाव से भरी विस्तृत कहानियों के साथ कोई आर्टिस्ट अगर न्याय करता मालूम पड़ता है तो वो हेमंत जी हैं। उनका आर्टवर्क देखते ही बनता है। मॉडर्न टेक दिया है उन्होंने सभी किरदारों को, और कहानी की पेस के साथ चलते हैं उनके द्वारा बनाए गए पैनल्स भी। कुछ पैनल्स में आपको लगेगा कि उनके कैरेक्टर्स के फेस में डिटेलिंग नहीं है, और जब इस विषय पर मेरी उनसे कुछ टाइम पहले जब बात हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि जहाँ सीन की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ वो पूरी डिटेलिंग के साथ ड्रॉ करते हैं, बट जहाँ नहीं होती है वहाँ वो फेस बनाने पर उतना टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, क्योंकि उस डिटेलिंग के ना होने से कहीं भी कहानी की पेस और इंटेंसिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आई थिंक ये उनका जो जवाब था मुझे काफ़ी वाजिब लगा। और इस कहानी में भी उन्होंने नितिन मिश्रा जी का खूब साथ निभाया है और अपने आर्टवर्क से सभी किरदारों को जीवंत कर दिया है। आप देखेंगे तो खुद ही मंत्रमुग्ध हो जाएंगे उनके बनाए हुए आर्टवर्क को। काफ़ी तो मैंने आपको दिखाई दिया है, बट प्लीज़ इसको ज़रूर ख़रीदें और देखें। अब दोस्तों आ गया है वो सेक्शन जहाँ पर मैं अपने कुछ फेवरेट आर्ट पैनल्स आपको दिखाता हूँ, और शुरुआत करेंगे क्रोध केतु खूबी से। बहुत ही शानदार तरीके से उसने एंट्री ली है इस सीन में, और इस एंट्री लेने वाले सीन को बहुत ही खूबसूरती से चित्रित किया है हेमंत कुमार ने। बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये एंट्री वाला सीन। और यहाँ पर दनादन डोगा को आप देख सकते हैं अपनी स्पेशल बाइक और डॉग स्क्वाड के साथ एक्शन जहाँ पर हो रहा है उस सीन में। ये जो सीक्वेंसेस चल रहे हैं वहाँ पे बहुत शानदार तरीके से इन सीक्वेंसेस को कैप्चर किया है हेमंत ने। और यहाँ पर देखिए क्रोध केतु को भी और ड्रैकुला की जब भिड़ंत होती है तो जो दो दुर्दांत वैशी लोग जब भिड़ते हैं आपस में, तो वो जो वैशीपना और जिस तरह की उनकी मुठभेड़ होती है उसको बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर किया यहाँ पे हेमंत कुमार जी ने। और एक और सीन में अगर आपको दिखाऊँ तो दनादन डोगा की स्पेशल बाइक को आप देखें, हर तरह के शस्त्रों से लैस बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा है। और यहाँ पर मैं आपको एक मार्मिक दृश्य दिखाना चाहूँगा। तो बेबी थोड़ांगा अपनी मरती हुई माँ के सामने बैठकर विलाप कर रहा है, और जैसे बच्चों की आदत होती है अपनी वो माँ का अंगूठा चूसते हैं, तो यहाँ पर वो मरी हुई माँ का अंगूठा चूस रहा होता है, इस बात से बेखबर कि उसकी माँ हमेशा के लिए जा चुकी है। और उसकी माँ की मौत के साथ ही बेबी थोड़ांगा का बचपना भी मर जाता है। अब इस सीन में देखिए क्या खास बात है, यहाँ पे ज़्यादा डिटेलिंग नहीं हुई है फेसेस पे, पीछे से भी बैकग्राउंड से एक आकृति आ रही है लेकिन उस पर भी डिटेलिंग नहीं है। तो जैसा कि हेमंत जी ने पहले बताया था, जहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है वहाँ पर वो डिटेलिंग नहीं करते हैं, और यहाँ पे वो साफ़ चीज़ मालूम पड़ती है वो क्या कहना चाह रहे थे। दोस्तों बात करेंगे साइज़, प्राइस, पेजेस और नॉवेल्टी की। तो साइज़ कंपैरिजन तो आप देख लीजिए, पिछले जो उसके 3 पार्ट्स हैं सेम साइज़ की ये कॉमिक्स भी है। मैं आपको कंपेयर करके दिखा देता हूँ। इनफैक्ट इसके ऊपर रखता हूँ तो आपको पता लग जाएगा इसका एक्जैक्ट साइज़। स्पाइन चारों की बहुत बढ़िया लग रही है अभी तक आए जितने भी इसके कॉमिक्स हैं। और प्राइस की बात मैं करूं तो इसका प्राइस 500 रुपये मूल्य है, जो कि डिस्काउंटेड रेट्स पर बहुत से सेलर्स के पास आपको मिल जाएगी कॉमिक्स। पेजेस इसके टोटल 90 पेजेस हैं, और जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छी स्टोरी लाइन बताते हैं। स्टैंडी के तौर पे आपको मिल जाता है एक बेबी थोड़ांगा का क्यूट सा स्टैंडी
इनफैक्ट काफ़ी क्यूट अगर आप गौर से देखें तो। सो दिस इज़ व्हाट यू गेट विद दिस कॉमिक्स। थैंक। अब आप पहुँचे हैं हम लोग वीडियो के अंतिम पड़ाव पर, बात करेंगे फाइनल वर्डिक्ट की दोस्तों। तो वो ये है कि हलाहल पर्व वो कहानी है जो कि कॉमिक्स के सभी एस्पेक्ट्स को बहुत अच्छी तरह से पेश करती है, चाहे वो एक बेहतरीन और रोचक स्टोरी लाइन हो या फिर मन मोहने वाला और आकर्षक आर्टवर्क हो। और इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट किया है एक उम्दा दर्जे की इंकिंग और रंगसज्जा ने। सो अगर मैं कहूँ कि मतलब हलाहल पर्व मैं इसको एक अकेली कॉमिक्स के तौर पे पॉइंट आउट नहीं करना चाहता हूँ। इस सीरीज़ के अब तक के आए चारों पार्ट्स बहुत ही बेहतरीन बन पड़े हैं। हर एक पार्ट एंजॉय करने लायक है, आप उसको दोबारा से पढ़ना चाहेंगे और इस आज की डेट में इससे बढ़िया कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। अगर आप एक नई कॉमिक्स को दोबारा से पढ़ने की आपकी इच्छा हो रही है तो मतलब दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स फॉर द काइंड ऑफ स्टोरी लाइन इट हैज़ ऑफर्ड यू। और रही बात इस कॉमिक्स की इस दशक की सबसे सर्वश्रेष्ठ कॉमिक्स होने की, तो आई थिंक दशक पूरा होने में अभी 7 साल और बाकी है और मैं थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखने वाला बंदा हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी 7 साल जो बचे हैं इस दशक के, उसमें बहुत सी संभावनाएं हैं कि इससे भी बेहतरीन स्टोरी लाइन कुछ निकल कर आएगी। हाँ, अगर आप बात करते हैं कि जो इस दशक के बीते हुए 3 साल हैं, उस पीरियड के दौरान जितने भी अभी तक नई कॉमिक्स या सीरीज़ आई हैं उनमें किस तरह से फेयर करती है, तो मैं कहूँगा डेफिनेटली इट्स वन ऑफ द वेरी बेस्ट। बट आरण्यक पर्व फिर भी अभी तक की बेस्ट कॉमिक्स रहेगी। उसमें काउंट ड्रैकुला जो कि बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड, उसकी जो स्टोरी लाइन जिस अंदाज में बताई गई थी वो मेरे लिए अभी तक टिल लेट इट इज़ द बेस्ट इन द पास्ट 3 years। हाँ, ये कॉमिक्स भी कम नहीं है बट आरण्यक पर्व की तुलना में 19 ही साबित होती है। हैविंग सेड दैट, इट्स अ मस्ट वॉच रीड फॉर ऑल ऑफ यू, प्लीज़ गो फॉर इट। और मुझे लगता भी नहीं कि आप लोग मेरे रिव्यू के लिए रुके होंगे, ये अपने आप में इतनी गजब की सीरीज़ रही है कि पहले से ही प्री बुकिंग शुरू हो जाती है। चलिए दोस्तों, आज इसी वीडियो को यहीं पर विराम देंगे और जल्दी मिलता हूँ आप लोगों से किसी नए वीडियो में। गुड बाय फॉर नाउ।